हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2001 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 22 से 23 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। क्योंकि जो कंपनी है कंपनी मशीनरी कंपोनेंट हमें यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आती है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल जो कंपनी ऑटोमोबाइल बनाने का काम करती है, यानी कि जो कंपनी कार्स वगैरह ट्रक्स वगैरह बनाने का काम करती है, तो इसके अलावा जो कंपनी यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह बनाने का काम करती है, और जो रेलवे से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी सेक्टर्स होते हैं, रेलवे के रिगार्डिंग यहाँ पे जो कंपनी होती है, तो उन्हें यहाँ पे जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी हमें कंपोनेंट बनाती हुई नजर आती है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो नॉन ऑटो सेक्टर्स को भी ये कंपनी कैटर करती है। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो 3 एरियाज को ये कंपनी कैटर करने का काम करती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जो पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। और बाकी अगर हम हाइड्रोलिक के रिगार्डिंग जो पार्ट्स होते हैं और स्ट्राइकिंग टूल्स होते हैं, वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम बात करेंगे ये कंपनी कहाँ की, यानी कि कहाँ की ये कंपनी में नजर आती है, तो लुधियाना में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें नजर आता है, और लुधियाना बेस्ड ये कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग ये आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उसी का रिगार्डिंग यहाँ पे ये आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे कोई ज्यादा खास नजर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल ये ग्रोथ हमें कहाँ से कंपनी में आती हुई नजर आएगी, क्योंकि कोई भी एडिशनल केपेक्स से रिगार्डिंग यहाँ पे आईपीओ नहीं आ रहा है। क्योंकि जो बोरिंग्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए तो उसको रीपे करने के रिगार्डिंग आईपीओ आ रहा है, तो शॉर्ट टर्म में उसका इंपैक्ट गिराएगा कि एक बार के लिए कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाएगी, तो उससे कहने की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मार्केट को यहाँ पे वही कंपनी पसंद आती है यहाँ पे कोई एडिशनल केपेक्स से रिगार्डिंग अगर कोई आईपीओ लेकर आती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी वहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव हमें नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 109 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर में अराउंड 134 करोड़ के लगभग उठा हुआ नजर आया था। और 2023 में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 177 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे 2021 से 2023 तक के ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो अच्छे नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अभी अगर हम देखेंगे तो 9 महीने का नंबर ही हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे कंपनी ने अराउंड 135 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू किया है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि पर क्वार्टर यहाँ पे अराउंड 45 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी में करती हुई नजर आ रही है। इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे लगभग 180 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें ये नजर आएगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें यहाँ पे कोई ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 1 करोड़ 60 लाख के लगभग यहाँ पे जो प्रॉफिट का नंबर था, वो अगर हम अभी बात करेंगे अराउंड 4 करोड़ 96 लाख के लगभग 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर में था। और अभी ये साल वाले फाइनेंशियल ईयर में भी हमको लगता है कि अगर रेवेन्यू के नंबर्स लगभग उतने ही रहेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी हमें लगभग इतने यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि लगभग 5 करोड़ के लगभग का पैडी हमें यहाँ पे ये एनुअलाइज टर्म में यहाँ पे ये साल में भी कंपनी का देखने को मिलेगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 30 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 108 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 1200 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1200 शेयर के लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 31 करोड़ 10 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि 31.1 शेयर का आईपीओ का साइज है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 10 से 11 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी का एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 3 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 3 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 4 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 117 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो अर्निंग यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 23 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्टली ये वैल्यूएशन हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ हमें यहाँ पे स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। और अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की भी अगर हम बात करेंगे तो एडिशनल ग्रोथ यहाँ पे कहाँ से आएगी, एक बार के लिए हो सकता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 10 से 15% हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ
पे कंपनी की बचेगी उससे हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कहीं ना कहीं ये नेगेटिव रहेगा। तो मुझे लगता है कि कोई ये आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग ये कंपनी मुझे पर्टिकुलरली नजर नहीं है। मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा इतने ज़्यादा कोई फिनोमिनल लिस्टिंग है यहाँ पे नहीं मिलेंगे। लगभग मुझे लगता है कि 15 से 20% के प्रीमियम पे यहाँ पे आईपीओ में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो उस पॉइंट से अगर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि लॉस के चांसेस यहाँ पे कम रहेंगे। अगर मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी भी हो जाती है तो एक बार के लिए रेट टू रेट की लिस्टिंग, यानी कि जिस रेट पे कंपनी आईपीओ दे रही है 108 रुपये पे, उसके लगभग लिस्टिंग हमें होती हुई नजर आ सकती है। हाँ, लेकिन अगर लिस्टिंग पे अगर बाई चांस ये कंपनी 108 पे लिस्ट होती है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप थोड़ा 5 या 10% इसके ऊपर बेचोगे। आपको मेरे हिसाब से वहाँ पे जिस रेट पे कंपनी लिस्ट होती है उस रेट पे सेल करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे नीचे खुलने के चांसेस काफ़ी कम है अंटिल अगर मार्केट में कोई एकदम ही क्योस वगैरह हो जाता है, यानी कि एक अभी जो ऑलमोस्ट 26,000 के लगभग की जो निफ्टी भी आ चुकी है तो वो कई अगर बाई चांस अगर एकदम से 24,000 के लगभग चली जाती है तो उस सिनेरियो में डिस्काउंट में लिस्टिंग पॉसिबल है। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई डिस्काउंट लिस्टिंग यहाँ पे हमें होती हुई नजर आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक माइनर लिस्टिंग के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए, मेरा पर्टिकुलरली व्यू रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।